नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पनामा दस्तावेजात में 500 हिंदुस्तानियों के नाम, मरकजी हुकूमत संजीदा, कई जांच कमेटियां दी गई तश्कील। पनामा लीक्स में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम भी शामिल। ऐश्वर्या के मीडिया मुशीर ने इल्जामात को किया मुस्तरद। पनामा लीक्स की तयशुदा वक्त में कराई जाए जांच, वजीर आजम से कांग्रेस का मुतालबा। आसाम और मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। मगरबी बंगाल में 80% और आसाम में 70% पोलिंग। 1991 पीलीभीत फर्जी इनकाउंटर मामला, तमाम 47 कसूरवार पुलिस एहलकारों को मिली सजाए उम्र कैद। एमयू के अक़लियती किरदार का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने अक़लियती इदारा मानने से किया इनकार। यूपीए के जरिए दाखिल करदा अर्ज़दाश्त से खुद को किया अलग। मकतूल एनआईए अफसर तंजील अहमद के अहले खाना को यूपी हुकूमत देगी 20 लाख रुपये मुआवजा। अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम कराने के यकीन दहन। देवेंद्र फडणवीस और भैयाजी जोशी के बयान पर महाराष्ट्र असेंबली में हंगामा। अपोजिशन ने तिरंगा लहराकर फडणवीस और आरएसएस की मुखालफत की। महबूबा मुफ्ती ने लिया जम्मू कश्मीर के वजीर आला के ओहदे का हलफ। रियासत की 13वीं और पहली खातून वजीर आला। लोगों को नई हुकूमत से है काफी उम्मीदें। महबूबा मुफ्ती के साथ साथ 22 दीगर वुज़रा ने भी लिया हलफ। तारीख करार रहे गायब। कांग्रेस ने भी हलफ बर्दारी तकरीब का किया बैकआउट। हलफ बर्दारी के बाद महबूबा मुफ्ती ने वुज़रा के साथ की मीटिंग। अवाम के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत। कहा एजेंडा ऑफ अलायंस पर होगी मुकम्मल अमलावरी। जम्मू कश्मीर की पहली खातून वजीर आला बनने पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने महबूबा मुफ्ती को दी मुबारकबाद। और एशिया कप और T20 आलमी कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी पर जारी है माथापच्ची। अफरीदी के बाद वकार यूनुस ने कोच के ओहदे से दिया इस्तीफा। तो चलिए शुरुआत पनामा लीक्स से करेंगे, जिसमें 500 हिंदुस्तानियों के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में बच्चन खानदान का नाम भी आ गया है। वहीं हुकूमत ने मामले को संजीदगी से लेते हुए जांच टीमें तश्कील दे दी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। फर्जी कंपनियों के जरिए जवाबित को बालाए ताक रखते हुए टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ नामी तंजीम ने मंजरेआम पर लाया है और इसे पनामा दस्तावेज का नाम दिया गया है। इस घोटाले में 500 हिंदुस्तानी भी मुलव्विस बताए जा रहे हैं, जिनमें सियासी लीडर, फिल्मी हस्तियां, सनतकार शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने मामले को संजीदगी से लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस जिम्न में वजीर खजाना अरुण जेटली से तबादला ख्याल किया और मल्टी एजेंसी जांच टीमों को तश्कील दिया गया है। The Prime Minister has also spoken to me in this regard, and after his advice, we have constituted a multi-agency group to monitor all the information and to collect further information in this regard. रिपोर्ट में अपोलो ग्रुप के चेयरमैन ओमकार कंवर और एक मारूफ फिल्मी घराने के अहम मेंबर और खानदान की बहू का नाम शामिल है, लेकिन बेशतर अफराद ने ऐसे किसी भी घोटाले में मुलव्विस होने की बात से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी की करेंगे। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली खातून वजीर आला बन गई हैं। राजभवन जम्मू में उन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। 56 साला महबूबा मुफ्ती ने उर्दू में हलफ लिया।
इस मौके पर मरकजी वजीर वेंकैया नायडू, जितेंद्र सिंह, राम माधव, फारूक अब्दुल्ला और कई दीगर सरकर्दा सियासतदान भी मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती के हवाले उनकी काबीना के 22 दीगर वुजरा ने भी हलफ लिया। बीजेपी पीडीपी की इस नई काबीना में बीजेपी वुजरा का इजाफा हुआ है। पीडीपी ने अल्ताफ बुखारी, जावेद मुस्तफा मीर और मोहम्मद अशरफ मीर को काबीना से हटाया है। बीजेपी ने सुखनंदन चौधरी और पवन गुप्ता को हटाया है। पीडीपी मेंबर पार्लियामेंट तारिक हमीद कर्रा हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद नहीं रहे। उधर कांग्रेस ने भी इस तकरीब का बैकआउट किया। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती रियासत की 13वीं वज़ीर आला हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह नायब वज़ीर आला हैं। मैं महबूबा मुफ्ती खुदा के नाम पे हल्फ उठाती हूँ कि मैं रियासती आईन पे जो कानून की रूह से करार पाया है, सच्चा एतिकाद रखूंगी और इसके तई वफादारी बरतूंगी। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगी। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगी। और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगी। मैं मजीद खुदा के नाम पे हल्फ उठाती हूँ कि मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या इश्खास को किसी मामले जो मेरे ज़ेरे गौर लाया जाए जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर इल्म हो कि इतला नहीं दूंगी या उसको जाहिर नहीं करूंगी, मां सिवा ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फराइज की बाज़ाब्ता सरंजाम दी के लिए ऐसा करना मतलूब होगा। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने रियासत के पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया है। अपने वालिद और रियासत के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद यह जिम्मेदारी उनके कांधों पर आ पड़ी है। महबूबा मुफ्ती का सियासी सफर कैसा रहा है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। 22 मई 1959 को महबूबा का जन्म बिजबहाड़ा के नूपुरा आखरन में मुफ्ती घराने में हुआ। इब्तदाई तालीम बिजबहाड़ा के स्कूल में हासिल की तो एलएलबी की डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल की। बिजबहाड़ा में वाक़ उनका आबाई घर उनके लिए किसी दस्तगाह से कम नहीं है। यहीं पर उन्होंने जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने का हुनर सीखा। महबूबा मुफ्ती को सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद से कुर्बत होने के सबब और कुछ घरेलू हालात ने उन्हें सरगर्म सियासत में कदम रखने की तरगीब दी। उन्होंने जब सियासत में कदम रखा उस वक्त वादी कश्मीर में मिलिटेंसी उरूज पर थी। सियासतदान रूपोश हो गए थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने नामसाद हालात से ना घबराते हुए उन हालात का डट कर मुकाबला किया और वालिद की गांधी खानदान से नजदीकी के सबब कांग्रेस के टिकट पर 1996 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी पाई। उस वक्त के वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में अपोजिशन मेंबर के तौर पर सरगर्म रोल अदा किया। कश्मीर की चंद खवातीन मेंबरान में से एक मेंबर के तौर पर महबूबा मुफ्ती ने मुल्क भर में अपनी शनाख्त कायम की। कांग्रेस की पॉलिसियों से वालिद का इख्तलाफ होने पर महबूबा ने इसरार किया कि वो खुद की पार्टी बनाएं। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की दाग बेल डाली। महबूबा मुफ्ती असेंबली सीट से मुस्तफी हुई। बहुतों का ख्याल था कि महबूबा मुफ्ती पार्टी के सदर का ओहदा संभालेंगी। उनके वालिद का मंशा भी यही था, लेकिन उन्होंने वालिद से इसरार किया कि वो सदर का ओहदा संभालें और खुद नायब सदर के ओहदे पर इक्तफा किया। 1999 में श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से महबूबा मुफ्ती ने इंतखाब लड़ा, लेकिन अपने मदमुकाबिल और हरीफ उमर अब्दुल्ला से हार गयी। अपनी शिकस्त से वो मायूस नहीं हुई। 2002 के असेंबली इंतखाबात में जुनूबी कश्मीर के पहलगाम हल्के से मुंतखब हुई। उन्होंने रफी अहमद मीर को शिकस्त दी। दो 2004 और 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से महबूबा मुफ्ती मुंतखब हुई। 2014 के असेंबली इंतखाबात में वादी कश्मीर से पीडीपी को 28 सीटें हासिल हुई तो जम्मू खित्ते से बीजेपी 25 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी।
अवामी मैंडेट के मद्देनजर रियासत में पीडीपी बीजेपी की मखलूत हुकूमत बनी। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद पार्टी की क़यादत की जिम्मेदारी महबूबा मुफ्ती पर आ गई। सबकी नजरें उन पर टिक गईं, लेकिन वालिद की वफात का सदमा इतना गहरा था कि वो हलफ बर्दारी के लिए तैयार नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती की वज़ारत आला का ओहदा संभालने में अदम दिलचस्पी पर सियासी हलकों में तरह तरह की अफवाहें, खबरें, सरगोशियां गश्त करने लगी। इस दौरान रियासत में गवर्नर राज का निफाज हुआ। महबूबा मुफ्ती पर फैसला लेने की सलाहियत का फुकदान का इल्जाम लगा। तरह तरह की कयास आराइयां होने लगी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बिलाखिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद वजीर आला का ओहदा संभालने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला बन गई हैं। जम्मू में हुई हलफबर्दारी तकरीब में मरकज के कई वज़रा मौजूद थे। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने महबूबा को इस नई जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद दी। मैं महबूबा मुफ्ती खुदा के नाम पे हल्फ उठाती हूँ कि मैं रियासती आईन पे जो कानून की रूह से करार पाया है, सच्चा एतिकाद रखूंगी और इसके तई वफादारी बरतूंगी। महबूबा मुफ्ती के वजीर आला का हलफ लेते ही जम्मू कश्मीर में 3 महीने से मंडला रहे बेयकीनी के बादल छट गए और आवाम के लिए एक नई उम्मीद का सवेरा। महबूबा मुफ्ती जम्मू व कश्मीर की 13वीं वजीर आला हैं और जम्मू कश्मीर की ये पहली खातून वजीर आला हैं। महबूबा मुफ्ती के बाद बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर निर्मल सिंह ने हलफ लिया। महबूबा के साथ 23 अरकान ने काबीनी वज़रा का हलफ लिया। इनमें पीडीपी और बीजेपी असम्बली अरकान के अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन शामिल हैं। इस तकरीब में मरकजी वजीर वेंकैया नायडू और जितेंद्र सिंह के साथ कई मशहूर व मकबूल शख्सियात ने शिरकत की। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद दी और कहा कि महबूबा मुफ्ती आने वाले हर चैलेंज का बखूबी मुकाबला कर सकती हैं। She is the most popular face of Kashmir. She is the voice of Kashmir. कश्मीर की घाटियों में ताज़ी हवा का एक झोंका है महबूबा। कश्मीर की कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स में उम्मीद की एक नई किरण है महबूबा, और इसी नई किरण के साथ कश्मीर के करोड़ों लोगों की आशाएं महबूबा के साथ बंधी हैं। आज वो मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पीस और डेवलपमेंट की चुनौती, पीडीपी और भाजपा का जो अलायंस है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने की चुनौती, प्राइम मिनिस्टर का 80,000 करोड़ का जो पैकेज है उसे लागू करने की चुनौती, कश्मीर के बाढ़ विस्थापितों को फिर से स्थापित करने की चुनौती, भ्रष्टाचार को मिटाने की चुनौती, धारा 370 को टैक्टफुल हैंडल करने की चुनौती, सेना का जो विशेषाधिकार है जिसको विड्रॉ करने की बात चल रही है उसको सॉर्ट आउट करने की चुनौती। चुनौतियां हैं जो महबूबा के चारों ओर आज बिखरी पड़ी हैं। बट नो इशू, वी आर कॉन्फिडेंट शी विल सॉर्ट आउट ऑल इश्यूज। बेस्ट ऑफ लक टू महबूबा। ETV उर्दू की जानिब से भी ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने महबूबा मुफ्ती को मुबारकबाद दी। और महबूबा की इस विकास यात्रा में ETV उर्दू पूरे तौर पे कश्मीर की जनता के साथ है, महबूबा के साथ है। हर दिन हर पल ETV उर्दू सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करेगा। सरकार की आवाज़ जनता तक और जनता की तकलीफ व पीड़ा सरकार तक, और इस तरह से एक ब्रिज के रूप में काम करके इस विकास यात्रा में, इस डेवलपमेंट प्रोसेस में ETV उर्दू अपनी एक भूमिका जरूर निभाएगा। महबूबा के 26 साल के सियासी सफर को किसी भी लिहाज से आसान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार महबूबा के सामने चैलेंज सबसे अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक के उस पार भी कुछ बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। एएमयू के अक़लियती किरदार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। इस मामले पर मरकजी हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि एएमयू अक़लियती इदारा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए दौरे इक़्तिदार में मरकज की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को वापस लेने के लिए मरकज की मौजूदा हुकूमत को 8 हफ्तों की मोहलत दी है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि एएमयू अक़लियती इदारा नहीं है, जिसे यूपीए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारे के जुमरे में नहीं रखा जा सकता। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो अपील को वापस लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मरकजी हुकूमत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारे के जुमरे में रखने की मुखालफत की, इसके बाद एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गई है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एएमयू को अक़लियती इदारा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसे पार्लियामेंट में कानून के तहत बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत ने कहा कि वो अर्जी दाखिल करके बताएगी कि वो अपनी अर्जी क्यों वापस लेना चाहती है। फिलहाल अब इस मामले की अगली समाअत जुलाई में है। देखिए, जहां तक एएमयू का सवाल है, एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये एक टेक्निकल और एक लीगल विषय है। ये कानूनी विषय है। इसे कानूनी आईने से ही देखने की आवश्यकता है। इस पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 1967 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री एक्ट 1920 के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए उसको माइनॉरिटी टैग नहीं मिल सकता है। और इसी विषय पर आगे चलकर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 बार सुनवाई हुई, दोनों बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी यही कहना था। स्वाभाविक रूप से इसको कानूनी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के इस फैसले पर जमकर निशाना लगाया। जाहिर है, कांग्रेस सालों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारे के जुमरे में रखने की पैरवी करती रही है। जो पहले यूनियन की तरफ से कहा जा चुका है कि वो अपनी अपील विड्रॉ करना चाहते हैं, कि इलाहाबाद ने जो फैसला किया था वो गलत नहीं था, वो ये कहना चाहते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि हमने भी देखा, अखबार में देखा कि आप लोग अब उसको बदल रहे हैं, अपने इरादे को बदल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे पहले कह दिया था, लेकिन हमारी एप्लीकेशन तैयार नहीं है, उसका कोई असर नहीं हुआ, या जो भी असर हुआ है अब उस पर जो फैसला है वो जब ये दरख्वास्त देंगे तो उससे जाहिर हो जाएगा। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट ने साल 1951 में एएमयू एक्ट मंजूर किया था और इसके दरवाजे गैर मुसलमानों के लिए खोले गए। साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज पाशा केस में कहा कि एएमयू अक़लियती इदारा नहीं है, क्योंकि इसकी तनसीब पार्लियामेंट की तरफ से बनाए कानून से हुई है, न कि इसे मुसलमानों ने खड़ा किया। साल 1981 में पार्लियामेंट में एक तरमीम के जरिए एएमयू का अक़लियती टैग हटा दिया गया और इसे हिंदुस्तान में मुसलमानों की सकाफती और तालीमी तरक्की के लिए काम करने की इजाजत दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में बदमाशों के नापाक इरादों का शिकार हुए शहीद डीएसपी तंजील अहमद मामले पर पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले मुजरिमीन की तलाश के साथ साथ वारदात के हर एक पहलू पर गौर कर रही है, लेकिन कातिल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तंजील की अहलिया अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। तंजील के बच्चों के बयान भी लिए गए हैं। वारदात के वक्त बच्चे कार में ही मौजूद थे। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से सऊदी अरब के सबसे बावकार सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के आखिरी दिन शाह अब्दुल अजीज के हाथों नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का बावकार सिविलियन अवार्ड दिया गया।
वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने इस बात की इत्तला दी। साबिक में अमरीकी सदर बराक ओबामा के अलावा बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जापान के वजीर आजम शिंजो आबे और दीगर को भी सऊदी अरब के बावकार सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं बीजेपी के सदर अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का आला तरीन सिविलियन अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों की जानिब से वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की है। सऊदी अरेबिया की सरकार के द्वारा ये जो सर्वोच्च सम्मान, जो सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज गौरव महसूस करते हैं। मैं मन से श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद हैं। दिल्ली में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के जरिए अवाम राज तौर पर हुकूमत की स्कीमात से फायदा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड सरकारी स्कीमात के गलत इस्तेमाल को रोकने में भी अहम रोल अदा करता है। मरकजी वजीर ने कहा कि 71% गैस बुकिंग को और 45% राशन कार्ड को आधार कार्ड से मरबूत किया गया है। आज देश में आधार 100 करोड़ पहुंच गया है। आधार पारदर्शी शासन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आधार बिना बिचौलियों के गरीबों के पास सब्सिडी पहुंचे, सेवाएं पहुंचे, इसका एक बहुत बड़ा उपकरण है और आधार सुशासन का स्तंभ है। मध्य प्रदेश के विदिशा में माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किदा एक प्रोग्राम में ईटीवी के ग्रुप एडिटर राजेश रैना को अवार्ड से सरफराज किया गया। राजेश रैना को शहनशाह सहाफत की एजाज से नवाजा गया। यह अवार्ड सिपासनामा ट्रॉफी और 51,000 रुपये पर मुश्तमिल है। राजेश रैना को यह अवार्ड मुलायम सिंह यादव के गुरु उदय प्रताप सिंह के हाथों पेश किया गया। मोहब्बत की निशानी है और मोहब्बत की तो हर चीज कबूल कर ली जाती है। एक शाम मोहब्बत के नाम सिद्धा व्यक्त दोनों जगह करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदिशा ने मुझे कश्मीर की याद दिला दी। ये वालिहाना इस्तकबाल, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये सिर्फ मैंने आज तक कश्मीर में देखा है और उसके बाद आज विदिशा में देखा है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं यहां के तमाम लोगों को, चौधरी मुनव्वर सलीम साहब को, जो एजाज, जो सम्मान मुझे यहां दिया गया है, मैं वाकई उसके लायक नहीं हूं, उसके काबिल नहीं हूं, उसके मुस्तहिक नहीं हूं। मैंने अभी उतना बड़ा कोई कारनामा नहीं किया है। मैं उर्दू का एक तालिब इल्म हूं और उर्दू की मैं खिदमत क्या कर सकता हूं, उल्टा तो उर्दू ही मेरी खिदमत कर रही है। मुझे रोजगार उर्दू की वजह से मिला। मैं इस मकाम पर उर्दू जबान की वजह से पहुंचा। तो अभी उर्दू के फरोग के लिए बहुत काम आगे करना है। और बड़ी खबर आसाम से आ रही है, जहां के गोलपाड़ा में एक आईडी धमाका हुआ। इस धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल बताए जाते हैं। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।